संविधान में अपने लिए कुछ अधिकार तय किए थे, वो अधिकार हमसे ले लिए गए। उसके बाद हम किस यौम आज़ादी की मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं। पूरे मुल्क को हुक्मी बंदों में तब्दील किया जा रहा है। यह हमारे लिए कोई खुशी का मौका नहीं हो सकता। एक तरह से हिंदुस्तान को सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे और आपके पास कोई अधिकार नहीं है। यूएपीए को ले लें और पीएमएलए को ले लें और उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने रुख अपनाया है उसे देख लें, तो इसका मतलब है हमारा और आपका अब कोई अधिकार नहीं रह। यही चीज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के साथ हुई है, जिसके तहत जिस उमर खालिद सैफी, गुलफिशा, मीरान हैदर, सरजील इमाम, ये तमाम लोग, और दूसरी तरफ गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े, ये तमाम लोग गिरफ्तार हैं। इस हॉल में बैठे हुए दोस्तों और साथियों, तिरंगे के करीब खड़ा हूँ। बचपन से ये आदत रही थी, जब हम बहुत छोटे थे 15 अगस्त का हम बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे, और 26 जनवरी का अपने घर के बरामदे पर खादी का झंडा तिरंगा लगाने और उसे फहराने का एक अलग आनंद था। स्कूल में 15 अगस्त का इंतज़ार हुआ करता था, लड्डू या जलेबी मिला करती थी। लेकिन आज 75वें साल में जब पूरे मुल्क को ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो खुशी मनाए, तो जाने क्यों इस तिरंगे को देखकर दिल में कोई तरंग नहीं उठती, कोई खुशी का एहसास, किसी खुशी का एहसास नहीं होता, कोई तसल्ली नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। जब इस तिरंगे को नेशनल फ्लैग या राष्ट्रध्वज के रूप में पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, तो उन्होंने बतलाया था कि यह तिरंगा ऐसा हो कि इसके साए में लोग सुकून महसूस करें। लेकिन क्या आज हिंदुस्तान पर जो तिरंगा लहरा रहा है वो दावा कर सकता है कि हिंदुस्तान के सारे शहरी, हिंदुस्तान में रहने वाले हर किस्म के लोग एक तरह का सुकून महसूस कर रहे हैं? क्या राष्ट्रगान को सुनकर, जनगण मन को सुनकर हम सब के दिल में एक तरह की हिलोर उठती है? जब भी अब मैं जनगण मन सुनता हूँ तो मुझे दिल्ली 2020 का वो मंज़र याद आ जाता है जिसमें फैज़ान और उसके आसपास जो दूसरे दोस्त थे, उनको पुलिस वाले मार मार के जनगण मन गाने के लिए कह रहे हैं। यह गाना राष्ट्रगान नहीं हो सकता जिसे आप जबरन गाने को कहें, और न वह राष्ट्रध्वज हो सकता है जिसे फहराने का हुक्म दिया जाए, जिसमें किसी भी तरह की ज़बरदस्ती हो, जोर हो। राष्ट्रध्वज में जो चीज़ थी वह थी कि वह आपको और हमें हमारी खुद मुख्तारी का एहसास दिलाता है। हम शान से अपना सर उठाकर चल सकते हैं, हमें कोई हुकूमत नहीं बतलाएगी कि हम इस झंडे के सामने कब इसको कैसे सलाम करें, इस मुल्क का एहतराम हम कैसे जाहिर करें। क्या हमें वंदे मातरम कहना होगा? क्या हमें भारत माता की जय कहना होगा? क्या जब हम वह कहें तभी हम इसकी इज्जत कर रहे होंगे? जैसा महाराष्ट्र में एक हुक्म जारी हुआ है कि वहाँ के जो अफसरान हैं, अगर फ़ोन आए तो फ़ोन पर अब वो हेलो नहीं कहेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। तो यह जो हुक्मी बंदों में हम सबको तब्दील किया जा रहा है, पूरे मुल्क को हुक्मी बंदों में तब्दील किया जा रहा है, यह हमारे लिए कोई खुशी का मौका नहीं हो सकता।
सफ़र एक दूसरे किस्म का शुरू हुआ था, जिसकी बात यहाँ शुरू में सुब्रमण्य साहब ने की। वह सफ़र सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी का नहीं था। गांधी जी ने भी कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। मैं आज सुबह गांधी को पढ़ रहा था, आज़ादी के जंग के दौरान की बात है, जब गांधी को गिरफ्तार किया गया और गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो शहरियों के हुकूक हैं, या दूसरे अल्फाज में आप कहें सिविल लिबर्टीज़ हैं, ये सिविल लिबर्टीज़ रूह हैं, जिसको आप आज़ादी कहते हैं, उसकी रूह, और उनके साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज गए। 1950 को आपने एक दस्तूर अपनाया, दस्तूर या संविधान आपने अपनाया। उस संविधान ने कहा कि हिंदुस्तान का हर शहरी खुद मुख्तार है, उस पर किसी का वह किसी की मिल्कियत नहीं है, न तो राज्य की न राष्ट्र की। यानी हम और आप तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस राष्ट्र ने हमें नहीं बनाया है, हम इस राष्ट्र की पैदाइश नहीं है, न इस राज्य की पैदाइश है। यह राष्ट्र और राज्य हमने बनाया है, हम सब लोग। और इसलिए पहला हक जो नागरिक अधिकार है, वो पहली पायदान करें, और उनकी हिफाजत हम कैसे करते हैं इससे तय होगा कि हमारी आज़ादी की हिफाजत कैसे होती है। अम्बेडकर साहब ने कहा कि अब तो सफ़र शुरू होता है और आगे ये कैसा चलता है सफ़र, ये इससे तय होगा कि हमने क्या भूमिका निभाई, हमने और आपने क्या भूमिका निभाई। तो आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, उसमें यह कहा जा सकता है कि अगर आप हाल के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे ऊंची अदालत के फैसले को याद करें, आप में से कुछ लोगों ने PMLA का फैसला पढ़ा होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। उस फैसले को अगर आप पढ़ लें तो एक तरह से हिंदुस्तान को सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे और आपके पास कोई अधिकार नहीं है, हमें आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, हमारे आपके घर कभी भी पुलिस घुस सकती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग घुस सकते हैं, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, और हम जेल में रह सकते हैं। यही चीज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के साथ हुई है, जिसके तहत उमर खालिद सैफी, गुलफिशा, मीरान हैदर, सरजील इमाम, ये तमाम लोग, और दूसरी तरफ गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े, ये तमाम लोग गिरफ्तार हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो अगर आप ULPA को ले लें और PMLA को ले लें और उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने रुख अपनाया है उसे देख लें, तो इसका मतलब है हमारा और आपका अब कोई अधिकार नहीं रह गया। तो अगर 75 साल बाद हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं जिसमें हमने संविधान में अपने लिए कुछ अधिकार तय किए थे, वो अधिकार हमसे ले लिए गए, उसके बाद हम किस यौम आज़ादी की मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं? क्या अपनी आज़ादी खो जाने, अपनी आज़ादियाँ खो देने की, क्या हम उसकी खुशी मनाएं? यह एक सवाल है। और दूसरा सवाल वह है जो इस जमहूरियत की और हिंदुस्तान की जमहूरियत की फिर जान है, जो इसका बहुरंगीपन है। अभी सुब्रमण्य साहब बोल रहे थे, वो हिंदी बोल रहे थे या उर्दू बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे, आपने देखा होगा कि वे कोशिश कर रहे थे। और मैं ये सोच रहा था, बीच में इलियास साहब ने मुझसे कहा कि तमिलनाडु में हैं, मैंने कहा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उस कोशिश को देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि क्या कोई इस तरफ का रहने वाला, क्या कोई अपूर्वानंद तमिलनाडु में जाकर यह कोशिश कर सकता है तमिल बोलने की?
यह कोशिश बहुत अहम है। यह कोशिश रिश्ता बनाने की कोशिश है। एक तमिल जुबान में बात करने वाले की हिंदुस्तानी में, हिंदी या उर्दू में आपसे रिश्ता कायम करने की कोशिश। और उस समय जब आप बैठे रहते हैं यहाँ, तो आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ इनका जिम्मा है आपसे बात करने का, और इसलिए इनको आपकी जुबान सीखनी चाहिए। जो अक्सर हम बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रहने वाले कहा करते हैं, हम कौन है साहब? आपने दो लफ्ज़ सुने होंगे, मेन स्ट्रीम एक सुना होगा, एक लफ्ज़ आपने मुख्य धारा, और दूसरा आपने गौण धारा एक शब्द सुना होगा। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की इन धाराओं को, यानी दक्षिण में रहने वाले लोग, सिक्किम या मणिपुर या नागालैंड, इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाहिए। ये मेन स्ट्रीम क्या है? ये मेन स्ट्रीम दरअसल उनकी मेन स्ट्रीम है, उनकी धारा है जो हिंदी में बात करते हैं और जो इन इलाकों में रहते हैं, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह। और वे ये सोचते हैं कि पूरे मुल्क को उनकी जुबान सीखनी चाहिए, पूरे मुल्क को उनका तौर तरीका सीखना चाहिए, उसमें ढल जाना चाहिए, तब वह मेन स्ट्रीम हो जाएगा, तब वो हिंदुस्तान हो जाएगा। तो अगर तमिलनाडु को हिंदुस्तान होना है तो उसे हिंदी सीखना चाहिए, अगर नागालैंड को हिंदुस्तान होना है तो उसे हिंदी सीखनी चाहिए, अगर मणिपुर को हिंदुस्तान होना है, केरल को हिंदुस्तान होना है तो उसे हिंदी सीखनी चाहिए। यह हमारा ख्याल है। लेकिन यह जब आज़ादी की मुहिम चल रही थी या जो संविधान हमने बनाया उसमें यह ख्याल नहीं था। इसलिए हिंदुस्तान का जो दस्तूर है या संविधान है उसमें हिंदुस्तान की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। यह नहीं कहा गया है कि हिंदुस्तान की एक नेशनल लैंग्वेज होगी, यह नहीं कहा गया है कि हिंदी हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज होगी। हिंदुस्तान की सारी जुबानें हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, उनका बराबरी का दर्जा है। और यही चीज़, यानी जिसे आप बहुरंगीपन कहते हैं, यह बहुरंगीपन सिर्फ ज़बान में नहीं है, यह हमारे रहने सहने के तौर तरीके में, हमारे अदब और आदाब में, हम कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे एक दूसरे से पेश आते हैं, हम किस तरह उठते बैठते हैं, ये सब मुख्तलिफ हैं। जब मैं मुख्तलिफ कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनमें एक दूसरे से विरोध है, लेकिन ये अलग हैं और इनके अलग होने में ही इनकी ताकत है। कई लोग चाहते हैं कि लोग अगर यकसा हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्कूलों में यूनिफॉर्म पे बहुत जोर दिया जाता है, यूनिफॉर्म पहन के आए तो भेद मिट जाता है। सवाल भेद मिटने का नहीं है, भेदभाव मिटने का है, यानी ऊंच नीच का भाव और अलगाव मिटने का। मैं आदित्य मेनन से कह रहा था सभा के शुरू होने के पहले कि अब हिंदुस्तान की बदनसीबी यह है कि हिंदुस्तान में अलग अलग किस्म के लोग मिलजुल कर बातचीत नहीं करते। इस बात को कबूल करने में कोई शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए कि इस हॉल में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। ज़्यादातर क्या, 99% मुसलमान और हिंदू अब साथ बहुत कम दिखलाई देते हैं। साथ मिलकर बातचीत करने की रवायत या उसकी जो आदत हमारी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। ये किसी भी जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती।